प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है क्रिया। हम क्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें से हम क्रिया की परिभाषा और क्रिया के रूप। क्रिया के दो रूप होते हैं, मूल रूप और साधारण रूप। हम क्रिया की परिभाषा और क्रिया के मूल रूप होते हैं, जो दो मूल रूप होते हैं, उनसे हम परिचित हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। इसी तरीके से प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, दूसरा है सजातीय क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके अलावा प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के और भी भेद होते हैं, लेकिन आपकी कक्षा अनुसार हम क्रिया के 5 भेदों का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का पहला भेद है अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकर्मक क्रिया होती क्या है। तो यहाँ से इसी के अर्थ से क्रिया का जो नाम है अकर्मक क्रिया, इसी से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अ मीन्स होता है नहीं, और कर्मक का मतलब कर्म। अ का अर्थ होता है नहीं, कर्मक का मतलब होता है कर्म। यानी कि वे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता है, उन वाक्यों की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। ठीक तरीके से इसकी परिभाषा है, वे वाक्य जिनमें न तो कर्म होता है, वे वाक्य जिनमें न तो कर्म होता है और न ही कर्म की आवश्यकता होती है। वे वाक्य जिनमें न तो कर्म होता है और न ही कर्म की आवश्यकता होती है, उन वाक्यों की क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। एक परिभाषा तो ये हुई। दूसरी परिभाषा और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी परिभाषा है कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं को आपको याद रखना है। कई उदाहरणों द्वारा यह समझाया गया है, जैसे राम हंसता है, राम हंसता है। अब हम पहली परिभाषा से अगर इसे हल करना चाहेंगे तो राम तो यहाँ पर है कर्ता और हंसता है क्रिया। पहली परिभाषा क्या है? वे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता है, उन वाक्यों की क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है और न ही कर्म की आवश्यकता होती है। तो राम हंसता है, तो राम यहाँ पर कर्ता है, हंसता है यहाँ पर क्रिया है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है और न ही कर्म की आवश्यकता है। वाक्य हमारा पूर्ण हो गया है, इसमें कर्म की आवश्यकता भी नहीं है। अर्थ स्पष्ट हो गया है कि राम हंसता है, इसलिए इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है और न ही इस क्रिया में कर्म है। दूसरी परिभाषा के अनुसार हम इसे हल कर सकते हैं। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, किसी और पर नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? हंसने का, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि राम हंस रहा है तो थक तो राम रहा है, वो दूसरा थोड़ी थक रहा है। तो इसका प्रभाव, जो हंसने का प्रभाव है, केवल राम पर पड़ रहा है। थकान तो राम को हो रही है, परेशान राम हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राम हंसता है, ये वाक्य है, इसमें हंसता जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है।
क्योंकि इस वाक्य के अंदर न तो कर्म है और न कर्म की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी परिभाषा के अनुसार हम लेते हैं तो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, हंसने का जो कार्य किया जा रहा है, उसका प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है। हंसेगा तो परेशान या थकान राम को होगी, किसी अन्य को नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हंसता क्रिया है, इस वाक्य के अंदर हंसता क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सीता रोती है। सीता रोती है, अब इसमें सीता कर्ता है और रोती है यहाँ पर क्रिया है। रोती है क्रिया है और सीता यहाँ पर कर्ता है, तो इसमें कर्म नहीं है और न ही कर्म की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो कर्म की आवश्यकता है कि इसमें कर्म होना जरूरी है, ये नहीं है, क्योंकि वाक्य हमारा पूरा हो गया है। सीता रोती है तो इसमें कर्म नहीं है और न ही कर्म की आवश्यकता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं, सीता रोती है यानी कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सीता रोती है जो रोने का जो कार्य क्रिया, जो रोने की क्रिया जो सीता कर रही है, उसका प्रभाव सीता के ऊपर पड़ रहा है। क्यों कि परेशान और हैरानी और थकान तो सीता को हो रही है, किसी दूसरे को थोड़ी हो रही है। दुख इसको हो रहा है, दर्द सीता को हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दूसरा उदाहरण है वो अकर्मक क्रिया का है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं, मोहन दौड़ रहा है। मोहन दौड़ रहा है तो मोहन यहाँ पर कर्ता है और दौड़ना यहाँ पर क्रिया है। दौड़ना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। दौड़ना यहाँ पर क्रिया है और मोहन यहाँ पर कर्ता है। तो कर्ता और क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अकर्मक क्रिया है। क्योंकि हमने पहली परिभाषा के अंदर पढ़ रखा है कि वे वाक्य जिनमें न तो कर्म होता है और न ही कर्म की आवश्यकता होती है, उन वाक्यों की क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। तो इनमें न तो कर्म है, इस वाक्य के अंदर कर्म नहीं है और न ही कर्म की आवश्यकता है, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया हुई। हम दूसरी परिभाषा के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है। तो मोहन जो दौड़ रहा है, दौड़ने की जो क्रिया कर रहा है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? उसका प्रभाव मोहन के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि अगर दौड़ेगा तो थकेगा कौन? मोहन थकेगा। तो इसका प्रभाव, इसने जो कार्य किया दौड़ने का, दौड़ने की जो क्रिया की, इसका प्रभाव स्वयं मोहन जो करता है उसके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो उदाहरण हैं वो अकर्मक क्रिया के हैं। और यहाँ पर मैं कुछ आपको मुख्य बिंदु दे रहा हूँ। निम्न क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं। निम्न क्रियाएं अकर्मक होती हैं, हंसना, रोना, सोना, चिल्लाना और दौड़ना। ये क्रियाएं आपको याद रखना है। ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक क्रिया होती हैं। जब कर्ता इन क्रियाओं को करता है तो इनका प्रभाव है केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आप अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं और उदाहरण में आप इन क्रियाओं को लेकर आप उदाहरण दे सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ये उदाहरणों को दे रखा है। तो ये अकर्मक क्रिया है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़ी सरलता और सुगमता के साथ आप उनका उत्तर दे सकते हैं। और इन्हें याद रखना है, उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करना है, याद रखना है, हमेशा के लिए आपको ये याद रखना है। ऐसा तरीका आपको किसी भी पुस्तक के अंदर नहीं मिलेगा। ये सभी प्रमाणित तरीके हैं, कोई विवादित तरीके नहीं हैं। आप इनको हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा के रखना और इन्हें याद रखना। अब हम पढ़ेंगे क्रिया का दूसरा भेद, सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले
हम ये जानेंगे कि सकर्मक क्रिया होती क्या है, सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। तो हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सकर्मक क्रिया ये लिखा है, यहाँ पर ये सकर्मक लिखा है, हम इसी से इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं। से मीन्स होता है सह या साथ में, और कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी कि साथ में कर्म हो, साथ में कर्म हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इससे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हमें ज़्यादा परिभाषाएं याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से इसकी परिभाषा को याद रख सकते हैं। और स्पष्ट तरीके से, ठीक तरीके से इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में या तो कर्म होता है, जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, उस वाक्य की क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, उस वाक्य की क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ये पहली परिभाषा है। मैं आपको दूसरी परिभाषा भी बताने जा रहा हूँ। दूसरी परिभाषा है, आप इससे नहीं तो इससे प्रश्नों को हल कर सकते हो। दूसरी परिभाषा है, वह क्रिया जिसका प्रभाव केवल कर्म पर पड़ता है, वह क्रिया जिसका प्रभाव केवल कर्म पर पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसका प्रभाव केवल कर्म पर पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्न उदाहरणों द्वारा यह समझाया गया है। पहला उदाहरण है, पिताजी ने बच्चे को पीटा। पिताजी ने बच्चे को पीटा या पिताजी ने बेटे को पीटा। हम पहली परिभाषा से इसे हल करेंगे। पिताजी ने बच्चे को पीटा। पिताजी यहाँ पर है, पिताजी यहाँ पर करता है, पिताजी यहाँ पर क्या है, करता है, और बच्चा यहाँ पर क्या है, कर्म है, और पीटा है यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो इसमें कर्ता भी है और कर्म भी है और क्रिया है। तो परिभाषा क्या थी अपनी पहली परिभाषा, जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, तो इसमें कर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पीटा जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। हम पहली परिभाषा से इसको हल कर सकते हैं। तो अब दूसरी परिभाषा से हम इसे हल करेंगे। दूसरी परिभाषा क्या कहती है? तो दूसरी परिभाषा से हम इसको हल करेंगे, वह क्रिया जिसका प्रभाव केवल कर्म पर पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं। अब ये क्रिया है, ये पीटा जो क्रिया है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? बच्चे के ऊपर। और बच्चा यहाँ पर क्या है? कर्म है। तो पीटा गया बच्चे को, पिताजी के द्वारा बच्चे को पीटा गया, तो दर्द किसको हुआ? बच्चे को हुआ। दर्द बच्चे को हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पीटा जो क्रिया है, पीटना या पीटा जो क्रिया है, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। बच्चा यहाँ पर कर्म है और पीटने का प्रभाव इस बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीटना जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, बच्चे ने आइसक्रीम खाई। बच्चे ने आइसक्रीम खाई। बच्चा यहाँ पर करता है और आइसक्रीम यहाँ पर कर्म है और खाई यहाँ पर क्रिया है। खाई यहाँ पर क्रिया है। तो इस वाक्य के अंदर कर्म है, इस वाक्य के अंदर कर्म है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दूसरा जो उदाहरण है जिसमें ये खाई क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हम पहली परिभाषा से इसको हल करते हैं। तो वे जिस वाक्य में कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, तो इसमें कर्म है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। दूसरी परिभाषा के अनुसार ये जो खाई क्रिया का प्रभाव है, ये आइसक्रीम यहाँ पर कर्म है, इसके ऊपर पड़ रहा है। जब बच्चा आइसक्रीम को खा रहा है तो ख़त्म कौन हो रही है? आइसक्रीम। ख़त्म तो आइसक्रीम होएगी, अंत तो आइसक्रीम का होगा बेचारी का। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये खाई जो क्रिया है वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, सीता फूल तोड़ती है। सीता यहाँ पर कर्ता है, फूल यहाँ पर कर्म है और तोड़ती है यहाँ पर क्रिया है। सीता यहाँ पर कर्ता है, फूल यहाँ पर कर्म है और तोड़ती है यहाँ पर क्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वाक्य के अंदर कर्म है, इसलिए ये पहली परिभाषा के अनुसार ये तोड़ती जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। दूसरी परिभाषा के अनुसार हम इसे हल करेंगे तो दूसरी परिभाषा है वह क्रिया जिसका प्रभाव केवल कर्म पर पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं। तो ये तोड़ती है, सीता ने क्या किया? फूल को तोड़ा। तो फूल, तकलीफ किसको हुई? फूल को हुई। मुसीबत में कौन आया? फूल आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तोड़ती क्रिया का प्रभाव यहाँ फूल जो कर्म है उसके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीता फूल तोड़ती है जो वाक्य है उसमें तोड़ती जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण है, राम पीता है। सबसे पहले हम जाएंगे पहली परिभाषा के ऊपर। पहली परिभाषा हमको क्या बताती है उसके अनुसार इसको हम हल करेंगे। जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, तो या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, तो राम यहाँ पर कर्ता है और पीता यहाँ पर क्रिया है। इसमें कर्म नहीं है, इसलिए इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ रही है कि राम पीता तो है पर क्या पीता है? राम पीता तो है पर क्या पीता है? जब हम इसमें कर्म की पूर्ति कर देंगे कि राम दूध पीता है या राम पानी पीता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वैसे भी सकर्मक क्रिया है और कर्म की इसमें आवश्यकता है कि ये वाक्य है वो अधूरा है। राम पीता है, क्या पीता है? दूध पीता है या पानी पीता है? क्या पीता है? तो इसलिए यहाँ पर हम पता लगाएंगे राम पीता है, तो राम क्या पीता है? तो क्या यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि राम क्या पीता है? तो यानी कि यहाँ पर कर्म आएगा, कर्म की आवश्यकता है हमारे लिए, वरना ये वाक्य क्या है? अपूर्ण होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्म की आवश्यकता हो रही है। इसलिए राम पीता है जो वाक्य है उसकी क्रिया है पीता, जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। इस तरीके से हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इन दोनों क्रियाओं का हमने विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन किया। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि हमेशा के लिए आप इनको याद रखें और इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।